साल 2016 विष्णु जो कि 21 साल का था, उसकी मुलाकात रेशमा से होती है। तब रेशमा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। रेशमा की दोस्ती विष्णु के बड़े भाई की पत्नी आर्या और विष्णु की भांजी गरिश्मा से होती है। ये तीनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी, इसलिए इन तीनों का आपस में काफी प्यार था और इसी कारण रेशमा का विष्णु के घर आना जाना लगा रहता था। घर पर ही विष्णु की पहली बार रेशमा पर नजर पड़ती है। अब रोज ऐसे ही देखते उसे रेशमा के साथ प्यार हो जाता है। दोनों में बातचीत भी बढ़ जाती है। रेशमा के मन में भी उसके लिए कुछ पनपने लगता है। इसके बाद विष्णु अपनी भाभी आर्या से बात करता है और कहता है कि मैं रेशमा से प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ऐसे ही बात आगे बढ़ती है। 2017 में दोनों की शादी, रेशमा विष्णु की शादी हो जाती है। अब शादी में ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों के घर एक बच्ची का जन्म होता है। अब बेटी के जन्म के बाद उनका पूरा वक्त बहुत अच्छे से निकल रहा था। अब फिर दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट का कारण और नहीं बल्कि मोबाइल था। जी हाँ, एक मोबाइल फोन। क्योंकि कुछ समय पहले विष्णु ने रेशमा को उसके जन्मदिन पर एक फोन गिफ्ट किया था और फोन मिल जाने के बाद रेशमा का सारा वक्त फोन पर ही निकला करता था। क्योंकि पहली बार एंड्रॉयड फोन हाथ में आया था, इंटरनेट मिला था, तो बस ऐसे ही वो फोन को चलाती रहती। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है। रेशमा और विष्णु के रिश्ते में लड़ाइयां बढ़नी शुरू हो जाती है। अब साल आ चुका था 2020, शादी के 4 साल बाद। 2020 में एक दिन विष्णु के कुछ दोस्त विष्णु को फोन करते हैं और उसे कहते हैं, हमने तुम्हारी पत्नी रेशमा को वर्कला में देखा। वर्कला एक काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि विष्णु के घर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यह बात सुनकर विष्णु, जाहिर सी बात है, काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि आज से पहले कभी भी उसकी पत्नी ऐसे बाहर नहीं गई थी, वो भी उसे बिना बताए। फिर विष्णु रेशमा को फोन लगाता है और उससे पूछता है, तुम कहां पर हो? फिर रेशमा उसे कहती है कि बेटी काफी रो रही थी, इसलिए मैं उसे बाहर घुमाने के लिए ले आई। वो बाहर घूमने की जिद कर रही थी। यहां पर अब शाम होती है। विष्णु अपनी बेटी और अपनी बीवी रेशमा को घर लेकर आता है। अब साल 2020 चल रहा था। वहां पर कोरोना की बीमारी भी आ जाती है। इस महामारी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए भारत में, ये हम सभी जानते हैं। और उन लाखों लोगों में एक नाम विष्णु भी था। विष्णु को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो इतना ज्यादा कंगाल हो चुका था कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। इसके बाद वे अपनी पत्नी रेशमा और अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल यानी कि रेशमा के मायके जाता है। अब तारीख आ जाती है 5 जनवरी 2021। रेशमा के पिता सुबह सुबह नहाकर पासी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। जब वे मंदिर से घर लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वे इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई बच्चा नजर नहीं आता, क्योंकि सुबह सुबह बच्चा रो रहा है ऐसे जंगल के रास्ते में उन्हें अजीब लगता है। उसके बाद वो ऐसे ही आवाज देखते हैं कहां से आ रही है। आवाज जंगल की ओर थोड़ी सी आगे से आ रही थी। आगे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। उन पत्तों के नीचे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। फिर रेशमा का पिता विष्णु को आवाज लगाता है। वहां पर विष्णु भी पास ही में खड़ा था। तब विष्णु दौड़कर वहां पर आता है। विष्णु पत्तों को हटाता है और जैसे ही पत्ते हट जाते हैं तब एक नवजात बच्चा वहां पर पड़ा हुआ था। वह जोर जोर से रो रहा था। बच्चे को देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी कुछ ही घंटों पहले इस बच्चे को जन्म दिया गया है। अब इनके पास ये सोचने का समय नहीं था कि अब हम क्या करें, ये बच्चा किसका है, ये भी नहीं ये सोच रहे थे। बस इन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और उस बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद विष्णु इस पूरी बात की सूचना पुलिस को देता है। इस घटना के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देता है। इधर हॉस्पिटल में नवजात बच्चे की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। कुछ घंटों बाद बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर इस बच्चे को किसने यहां पर फेंका। पुलिस को यहां पर यह लग रहा था कि शायद बेटी पैदा हुई, इसलिए किसी ने इसे ऐसे फेंक दिया। दूसरी तरफ पुलिस ये भी सोच रही थी कि शायद ये किसी की नाजायज औलाद हो, शादी से पहले किसी के बच्चा हो गया हो और इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं।
इधर गांव में रेशमा के पिता और विष्णु की लोग तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया, चाहे बच्ची बच नहीं पाई, लेकिन विष्णु ने पूरी कोशिश की कि वो उस बच्चे को बचा पाए। अब जो लोकल पत्रकार होते हैं वो भी यहाँ पर गांव में आते हैं और विष्णु के घर पर जाते हैं। वहां पर रेशमा उन्हें बताती है कि हाँ, उस बच्चे को हमारे परिवार वालों ने बचाने की कोशिश की थी। अब मामला पुलिस को पूरा सुलझाना था, कातिल को ढूंढना था और पता करना था क्या थी वजह। यहाँ पर पुलिस पूरे गांव वालों से पूछती है कि यहाँ पर कोई बाहरी आया है, यहाँ गांव की कौन कौन महिलाएं अभी प्रेग्नेंट थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। उन्हें कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। उन्हें यह भी लग रहा था कि जंगल का रास्ता है और शायद कोई दूर से आकर यहाँ पर इस बच्ची को छोड़ गया हो, यह भी हो सकता था। अब ऐसे तो पुलिस मामला सुलझा नहीं पाई। अब उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आया, वो है डीएनए सैंपल। इसके बाद पुलिस गांव वालों के सभी लोगों का डीएनए टेस्ट करती है, यहां तक कि विष्णु के पूरे परिवार का डीएनए टेस्ट किया जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि टेस्ट पूरे गांव वालों का करना था, इसलिए सरकारी काम भी था, थोड़ा टाइम लग जाता है और बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रोक भी देती है। रिपोर्ट का इंतजार करते करते समय 5 महीने का लग जाता है और यहां पर इधर विष्णु और रेशमा का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अब यहां पर विष्णु को कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए विष्णु अब आबू धाबी जाता है काम करने के लिए। जैसा कि आम हमारे भारतीय कुछ लोग जाते हैं दुबई, अरब की कई कंट्रियों में काम करने के लिए, विष्णु भी आबू धाबी जाता है। खैर यहां पर 4-5 महीने निकल गए और डीएनए की रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट में जो था उसे देखकर डॉक्टर, पुलिस सभी दंग रह गए, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक उस लावारिस बच्ची का डीएनए रेशमा और विष्णु से मिलता था। इसके बाद पुलिस तुरंत रेशमा के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है, लेकिन जब यह बात परिवार वाले सुनते हैं तो वह हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रेशमा और विष्णु हमारे यहाँ काफी महीनों से रह रहे हैं। रेशमा की सिर्फ एक बेटी है जो कि करीब 3 साल पहले हुई थी। इसके अलावा वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। अगर वो हुई होती तो हमें नहीं पता चलता क्या, विष्णु को पता नहीं चलता क्या? और ऊपर से वो गांव में रहते थे और गांव में आपको पता है कि कई रस्मों रिवाजों को किया जाता है, तो गांव वालों को भी पता चल जाता कि अगर वो गर्भवती होती। पुलिस भी सोचती है कि हाँ, बात तो सही है, अगर रेशमा प्रेग्नेंट होती तो घर वालों को कम से कम पता तो चल जाता। चलो मान लेते हैं कि घर वालों को पता था, तो फिर उन्होंने बच्ची को हॉस्पिटल क्यों भेजा, क्यों पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और अपना डीएनए देने के लिए वो ऐसे कैसे मान गए? पुलिस कहती है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए डीएनए को फिर से हम चेक करते हैं। उन्होंने रेशमा और बच्चे का डीएनए चेक किया। यहां पर फिर से रिपोर्ट में आया कि रेशमा का डीएनए उस बच्ची से मिलता है। अब पुलिस को पता था कि डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल सही है। डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। पुलिस जाती है, सीधा रेशमा को गिरफ्तार कर लेती है पूछताछ करने के लिए। അനന്തു എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആര്യയും ഗ്രീഷ്മയുമാണ് കബളിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇതിനു പിന്നിൽ ഗ്രീഷ്മ। यहाँ पर रेशमा को काफी सख्ती से पूछा जाता है कि हाँ, क्या हुआ? तो रेशमा आखिरकार उन्हें सारी बात बता देती है कि हाँ, मैंने ही उस बच्ची को जन्म दिया और जन्म भी 5 जनवरी को दिया, सुबह 5 बजे। बच्ची पैदा होते ही मैंने उसे सबकी नजरों से बचाकर जंगल में फेंक दिया और उसे अच्छे से छुपा दिया। इसके बाद जो उसने खुलासा किया वो सुनने के बाद पुलिस दंग रह गई। रेशमा बताती है कि 1.5 साल पहले मोबाइल फोन आने के बाद उसने फेसबुक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहां पर उसकी आनंद नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई। वो फ्रेंड बन गए फेसबुक पर, जैसा कि होता है, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब रेशमा सारा दिन फोन में चिपकी रहती तो वो कुछ और नहीं करती थी, वो आनंद से बात करती थी। हालांकि इसकी जानकारी विष्णु को बिल्कुल नहीं थी, अगर होती तो वो कुछ कदम उठाता, उसे नहीं थी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा, यानी कि रेशमा ने सोचा कि वो आनंद से शादी करेगी। अब यहां पर शादीशुदा रेशमा पहले से ही थी। आनंद कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हालांकि दोनों कभी भी मिले नहीं थे, बस चैट पर ही उनकी बातचीत हुआ करती थी। अब इस बातचीत के दौरान रेशमा आनंद को यह बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, उससे बच्चा होने वाला है। लेकिन उसका दोस्त आनंद रेशमा को कहता है, मैं तुम्हें शादीशुदा तो एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ नहीं।
तुम ऐसा करना, जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसे फेंक देना या उसे कुछ करवा देना, लेकिन बच्चे को रखना मत। अब रेशमा को आनंद पसंद तो था, इसलिए 5 जनवरी को रेशमा ने एक बच्ची को जन्म दिया और पास ही के खेत में फेंक दिया। उसी बच्ची को विष्णु उठा ले गया, पास ही के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया। हालांकि विष्णु को नहीं पता था कि यह बच्ची उसकी ही है। और इधर जब यह पूरी खबर विष्णु को अबू धाबी में मिलती है कि उसकी बीवी गिरफ्तार हो चुकी है, तो विष्णु फौरन अबू धाबी से काम को छोड़कर भारत आ जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। विष्णु पुलिस को बताता है कि देखिए, अगर वो गर्भवती होती तो मुझे तो कम से कम पता चलता। मुझे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी गर्भवती है, ये मुझे ही नहीं पता था। और हम तो मंदिर में भी गए थे, वो आसानी से हमने सब कुछ किया, तो ये कैसे हो सकता है। यहां पर पुलिस सोचती है कि हाँ, बात तो सही है। गांव वालों को पता होता, घर वालों को पता होता, यहां तक कि पति को भी नहीं पता कि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है। फिर रेशमा से पूरी बात पूछी जाती है। वो बताती है कि विष्णु और जो घर वाले कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि वह इस बच्चे को अपनाना चाहती नहीं थी, इसलिए उसने ये बात घर वालों से, सभी लोगों से छुपाई। रेशमा ये भी बताती है कि बच्चे की मौत के बाद उसने कई बार अपने फेसबुक फ्रेंड आनंद से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार आनंद कोई ना कोई बहाना बनाता। और उस दिन जो 15 किलोमीटर वो वर्कला में गई थी, वो आनंद से ही मिलने गई थी और वहां पर वो आया नहीं था उस दिन। और इनकी मुलाकात फिर हुई नहीं, आनंद और रेशमा की। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि भला, अब मुझे भी यही बात सता रही थी कि रेशमा के गर्भवती होने का पता कैसे नहीं चला, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बच्चा होने वाला होता है तो पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है और कम से कम घर वालों को तो पता रहता है। इसकी पूरी जानकारी आपको अभी बताते हैं। अब पुलिस की पूछताछ में यह साबित हो चुका था कि बच्ची रेशमा की है। हालांकि इसमें विष्णु का कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि इस कांड में रेशमा का दोस्त आनंद पूरा मुजरिम था। जितनी गलती रेशमा की थी, उतनी ही गलती आनंद की भी थी, क्योंकि उसी ने उसे उकसाया था ये सब करने के लिए। अब पुलिस को रेशमा के फेसबुक फ्रेंड आनंद को ढूंढना था। अब पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। पुलिस आनंद नाम के कई अकाउंट्स खंगालती है फेसबुक पर, लेकिन उन्हें आनंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन पुलिस के हाथ एक जानकारी लग जाती है कि रेशमा फेसबुक जिस नंबर से चलाती है वो उसका नहीं, बल्कि उसकी जेठानी आर्या के नाम पर है। इसलिए 24 जुलाई को पुलिस आर्या को बुलाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि अपना फोन भी साथ में लेकर आना। यहां पर पुलिस जांच पड़ताल करना चाहती थी कि उस मोबाइल फोन में उस नंबर से हमें क्या क्या जानकारी मिल जाएगी। कहीं इन्होंने कभी फोन पर बात तो नहीं की, अगर फोन पर बात की तो उन्हें आनंद का पूरा पता लग जाएगा। लेकिन जिस दिन पुलिस स्टेशन पर आर्या को बुलाया गया था, यानी कि 24 जुलाई के दिन, आर्या और गरिश्मा दोनों गायब थी। पुलिस से पहला मामला सॉल्व नहीं हो रहा था कि आनंद कहां पर है। अब दूसरा मामला ये था कि ये दोनों कहां पर चली गई। अब पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है कि ये दोनों लड़कियां कहां गई। जांच के दौरान सबसे पहले पुलिस आर्या और गरिश्मा के घर की छानबीन करती है। गरिश्मा के घर पर पुलिस को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, मैं नहीं चाहती उस छोटी बच्ची की मौत का इल्जाम मुझ पर लगे। पुलिस ये चिट्ठी पढ़कर हैरान हो जाती है कि भला गरिश्मा का उसके साथ क्या लेना देना। 24 जुलाई का सारा दिन पुलिस छानबीन में निकाल देती है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर अगले दिन यानी कि 25 जुलाई के दिन पुलिस को यह खबर मिलती है कि पासी की नदी में 2 लड़कियों की डेड बॉडी मिली है। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आर्या और गरिश्मा ही थी। अब यहां पर यह केस बहुत पेचीदा हो जाता है। इसके बाद उन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम किया जाता है और वजह थी पानी में डूबने से मौत हुई है। पुलिस को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों लड़कियों ने ऐसे सुसाइड क्यों कर लिया और इन दोनों लड़कियों का उस छोटी बच्ची से भला क्या लेना देना। इसके बाद पुलिस दोबारा से जांच पड़ताल में लग जाती है। फिर विष्णु की मां यानी कि रेशमा की सास पुलिस वालों को बताती है कि कल आर्या ने उसे बताया था कि उसने एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया आनंद के नाम से। यह फेसबुक अकाउंट कोई और नहीं बल्कि आर्या और गरिश्मा चला रही थी। जिस आनंद को पुलिस से ढूंढ रही थी वो शायद इस ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं था।
वो कोई व्यक्ति है ही नहीं था। वो एक फेक अकाउंट था मात्र, जो कि फेसबुक पर बनाया गया था। यानी कि वो दोनों रेशमा के साथ मजाक कर रही थी, पर धीरे धीरे ये मजाक सारी हदें पार कर देता है। वो तो मजाक कर रही थी कि रेशमा देखो कैसे प्यार में गिर गई आनंद के, जो व्यक्ति है ही नहीं। और बस ऐसे ही रेशमा ने कह दिया कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, और उन्होंने मजाक में कह दिया कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगा, अगर मुझसे शादी करनी है तो इस बच्चे को मार दो। और मजाक रेशमा ने सीरियस ले लिया, और पुलिस ने बस पूछने के लिए आर्या और गरिश्मा को बुलाया था, और उन्हें लगा कि हाँ, हम पकड़े गए। पुलिस को पता चल गया कि वो अकाउंट हमारा था, और उस बच्ची के मारने का जो पूरा इल्जाम था वो हम पर लग गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने आप को खुद ही खत्म कर लो। अब बात आती है कि आखिर रेशमा के घर वालों को पता कैसे नहीं चला कि वो गर्भवती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पिछले कुछ महीनों में रेशमा बहुत ढीले कपड़े पहना करती थी। शायद वो अपनी प्रेगनेंसी छुपाना चाहती थी। इसके अलावा रेशमा के घर से एक टमी टकिंग बेल्ट भी बरामद हुई, यानी कि वो टमी टकिंग अपने पेट को उभरा हुआ ना दिखाने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। और बाद में आती है मेडिकल साइंस। आपको बता दें कि कई महिलाएं ऐसी गर्भवती हो जाती हैं जिनका पेट उस तरह से बाहर नहीं आता, जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पर उनका पेट उभरता ही नहीं, और उसे कहते हैं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। इसमें महिला का पेट उभरता नहीं है, और शायद इसी वजह से यही प्रेगनेंसी की टर्म रेशमा को भी हुई हो। रेशमा भी इसी प्रकार से प्रेग्नेंट हुई हो कि उसका पेट बाहर नहीं आया, नहीं तो सबको पता चल जाता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी का किसी को पता नहीं चला तो क्या एक महिला अपनी डिलीवरी खुद कर सकती है? क्या रेशमा ने 5 जनवरी सुबह 5 बजे अपनी डिलीवरी खुद की? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक महिला इतनी तकलीफ अकेले झेल सकती है? ये पुलिस को भी नहीं पता चला, और इसका कोई भी जवाब नहीं है। शायद रेशमा को अब कोई और चारा नहीं नजर आ रहा था, और उसे खुद अपनी डिलीवरी करनी पड़ी, और इसका कोई भी जवाब नहीं है। क्या शायद उसके और आनंद के प्यार में इतनी ताकत थी कि रेशमा ये भी कर गई? इस केस में देखिए, किसी की गलती नहीं है। आप कहेंगे कि जो आर्या थी और जो गरिश्मा थी उनकी गलती है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो मात्र एक मजाक था। हाँ, मजाक की एक सीमा होती है, उसे पार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी रेशमा की क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का होना, उसकी प्रेगनेंसी का किसी को पता नहीं चला। रेशमा का ये यकीन कर लेना कि आनंद सच में कोई है। देखिए, इस केस में 3 लोगों की जान गई, एक बच्ची की, एक आर्या की, एक गरिश्मा की, और तीनों की जान मात्र एक गलतफहमी से गई। रेशमा को गलतफहमी थी कि आनंद कोई है और वो उससे शादी करेगा अगर मैंने इस बच्चे को मार दिया। उन दोनों को लगा कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसे खत्म कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि सारे लोग थोड़े मासूम थे, उन्हें समझ कम थी, इस वजह से ये पूरा केस बन गया। लेकिन विष्णु बेचारा, जो एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी भी हो गई, एक अच्छा परिवार था, लेकिन अंत में ये सब काफी दर्दनाक है।